हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, वो हमारा किससे रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था कि इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सिर्फ और सिर्फ आप ये देख लीजिए कि ये किससे रिलेटेड है। इससे अंदर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको दो याद रखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड है। वैल्यूएशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड एंड नन ऑफ द अबव। तो देखिए, दो की यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो हमारा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्री से। डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 से रिलेटेड है, एंड हमारा जो इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, 2 इन्वेंटरी, 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4 कंटिजेंसी इवेंट, 5 प्रायर पीरियड, 6 डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इस तरह से पूरे हैं 22 या 21 तक हैं। तो आप इनको बस याद कर लीजिए कि ये किससे किससे रिलेटेड है, बस इसके अंदर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है ये हमारा कब आया था, 1951, 55, 59 या फिर 49 में। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट जो है वो हमारा आया था 1949 में। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, पूरी तरह से इसको यहाँ पे लागू कर दिया गया था 49 में। नेक्स्ट आते हैं द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। जो हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो जो इश्यू किया गया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, वो कौन सा है। अभी अभी मैंने आपको बताया था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, तो देखिए ये तो आपको पता ही चल गया 2 है। डेप्रिसिएशन ये भी मैंने आपको बता दिया 6। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इसमें से बताना है। तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने आपको बताया था कि हमारा फर्स्ट से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है, यहाँ पे फर्स्ट ही पूछा गया है, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आपको पता है तो। ठीक है, देखिए नहीं तो आप सीरियल वाइज इसको ऐसे रिकॉल कर सकते हैं। फर्स्ट, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, 2 इन्वेंट्री, 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4 कंटिजेंसी इवेंट, 5 प्रायर पीरियड, 6 डेप्रिसिएशन, 7 कंस्ट्रक्शन, 8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये 9 क्या हो गया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं goods withdrawn by the proprietor from business for his personal use will be credited to। अब एक proprietor है, अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ करता है, तो वो उसमें वहां पर क्रेडिट कौन सी आइटम की जाएगी या फिर कौन सा अकाउंट किया जाएगा। सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सप्लायर्स अकाउंट या फिर स्टॉक अकाउंट। तो यहाँ पर बात की जा रही है उसके विड्रॉल से रिलेटेड है। तो देखिए, जो स्टॉक अकाउंट है यानी कि जो विड्रॉल करेगा वो उसके पास कभी ना कभी स्टॉक में रखा रहा होगा, वो वही उसको क्या करेगा, वहां से पर्सनल यूज के लिए निकालेगा, इसलिए स्टॉक अकाउंट किया जाएगा। परचेज नहीं कर सकती क्योंकि हमें नहीं पता जो स्टॉक वो निकाल रहा है या फिर जो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है वो परचेज से निकाल रहा है। सेल्स भी नहीं आ सकता क्योंकि सेल्स अकाउंट तब आएगा जब वो कुछ सेल से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन करेगा। सप्लायर्स भी नहीं हो सकता। स्टॉक इसलिए होगा क्योंकि वो कुछ माल उसके बिजनेस में रखा हुआ है एज अ स्टॉक, वो वहां से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अब आपको इसमें से बताना है कौन सा अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट्स, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक अकाउंटिंग का काम क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करके रखना, जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं प्रोटेक्ट करना, लीगल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सारे काम करना। लेकिन क्या काम नहीं होता, जो भी रिजल्ट्स हैं उसको मैक्सिमाइज करना इसका काम नहीं होता। इसका काम होता है
अकाउंटिंग का सिर्फ रिकॉर्ड करना, सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना, उनका मेंटेनेंस देखना सिस्टमेटिक तरीके से हो रहे हैं या नहीं, जो भी रूल्स प्रोवाइड किए हैं उस रूल के अकॉर्डिंग उनका रिकॉर्ड करना, और जो भी प्रॉपर्टीज है या फिर जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको फॉलो करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो इसका काम नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट आर करंट लाइबिलिटी। अब इसमें से कौन सा हमारा करंट लाइबिलिटी का गठन नहीं है? बिल्स पेबल, कंटिजेंट लाइबिलिटी, ट्रेड क्रेडिटर्स या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर्स। तो देखिए करंट लाइबिलिटी जो होती है वो लाइबिलिटी होती है जो कि आपको 1 साल के अंदर पे ऑफ करना होता है, और करंट लाइबिलिटी का मतलब ही यही है कि कम से कम यानी कि बहुत कम टाइम पीरियड होता है उसके अंदर आपको इसका पेमेंट करना है। तो देखिए बिल्स पेबल ये होते हैं हमारे 1 ईयर के, 1 ईयर तक के। ट्रेड क्रेडिटर्स ये भी हमारे करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, इनकी टाइम पीरियड भी 1 ईयर से कम का होता है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर्स, इसका भी टाइम पीरियड हमारा 1 ईयर से कम का होता है। अब यहाँ पे जो ज्यादा है वो है कंटिजेंट लाइबिलिटी, इसका टाइम पीरियड ज्यादा होता है, आकस्मिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कंटिजेंट लाइबिलिटी, क्योंकि इसका हमें कोई पता नहीं होता कि ये लाइबिलिटी हमारी है भी या नहीं भी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये 1 साल की है? हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, हो सकता है नहीं हो। ठीक है, तो इसके लिए हम कोई भी टाइम पीरियड नहीं बता के चल सकते कि ये 1 साल का है, 2 साल का है, कितने साल का है, जबकि इनका टाइम पीरियड हम सबको पता है कि ये 1 साल के अंदर तक के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन अ बिजनेस नेट असेट्स ऑन जनवरी 1 यानी कि जनवरी 1 पर एक बिजनेस के अंदर जो नेट असेट्स थी वो 6,000 रुपए की थी, और 31 जनवरी पर वो उन रुपीज 7,500 की थी। ठीक है, दो थी। इफ ही द विड्रॉल्स ऑफ द ओनर ड्यूरिंग जनवरी आर रुपीज 1,000, अब वो जनवरी के टाइम पीरियड के अंदर वो 1,000 रुपए निकाल लेता है अगर कोई उस कंपनी का ओनर, तो नेट इनकम जनवरी की क्या होगी? ठीक है, तो आप देखिए ऐसे निकाल के चलिए, 31 जैन को उसके पास कितनी संपत्ति थी? 7,500। कितनी एसेट थी? 7,500 की। उसने विड्रॉल किए 1,000, तो विड्रॉल हमेशा ऐड होते हैं, तो 1,000 आपने ऐड कर दिए, कितने हो गए ये हमारे? 8,500 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, और 1 जनवरी को उसकी कितनी थी असेट्स जो थी, यानी कि जो ओपनिंग थी वो थी हमारी 6,000 रुपए की, तो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। अब 6,000 आप इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपको कितना बचा? 2,500। तो ये 2,500 जो है जनवरी माह की जो है वो शुद्ध आय होगी, क्योंकि 6,000 तो पहले का ऐड था तो हमें माइनस करना पड़ा, और 1,000 उसने निकाल लिया, निकाला किस में से? इसी में से निकाला होगा, इसलिए वो 1,000 ऐड करा है। लास्ट रिमेनिंग जो बचे 2,500, 2,500 उसकी नेट इनकम है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह के छोटे क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा लंबे क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे जाते जिसमें आपकी लंबी कैलकुलेशन हो। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको ये स्टेटमेंट बताने हैं कि यहाँ पे जो रीजन है वो सही है या नहीं। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, जो अकाउंटिंग है क्या वो बिजनेस की लैंग्वेज है? रीजन है अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल इन्फॉर्मेशन नीडेड बाय अ बिजनेसमैन, यानी कि अकाउंटिंग जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि एक बिजनेसमैन को चाहिए होती है। तो देखिए अकाउंटिंग प्रोवाइड कर रहा है यानी कि वो उसकी लैंग्वेज है, तभी तो वो उसको प्रोवाइड कर रहा है सारी इन्फॉर्मेशन। तो यानी कि जो असर्शन है उसके अकॉर्डिंग रीजन जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। अब आप ऑप्शंस देख लीजिए, बोथ ए and R are true. R is the correct explanation of A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. A is true but R is false, and A is false but R is true. अब इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस के लैंग्वेज होती है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो लैंग्वेज है तभी तो उस लैंग्वेज के थ्रू वो बता रहा है एक बिजनेसमैन को कि उसको क्या क्या चाहिए या फिर कौन कौन सी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए जो असर्शन है उसके अकॉर्डिंग जो रीजन दिया हुआ है बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
4 पॉइंट्स विच इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि इन 4 पॉइंट में से आपको ये बताना है कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। हिंदी वाले क्वेश्चंस यहाँ पर है, 4 बिंदुओं में से एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, ये बतानी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये पता होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके अंदर मॉनेटरी एस्पेक्ट को कवर किया जाता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसके अंदर मॉनेटरी एस्पेक्ट यानी कि मनी जिसमें इंक्लूड नहीं होती है, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो मनी से मनी के बारे में उसमें बात नहीं की जाएगी, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस प्रोडक्शन है, सोशल सर्विस है, प्रोफेशनल एंड ट्रेडिंग एंड गुड्स है। तो आप इजीली बता सकते हैं, देखिए प्रोडक्शन में भी मनी की बात होगी, ठीक है, प्रोफेशनल में भी मनी की बात होगी, क्योंकि कोई भी अपनी प्रोफेशनल सर्विस देगा तो वहाँ पर वो उसके बदले में क्या लेगा, आपसे मनी लेगा। ट्रेडिंग इन गुड्स, जब हम गुड्स में ट्रेड करेंगे तब भी हमारे यहाँ पे मनी की बात की जाएगी। अब क्या बचा हमारा सोशल सर्विस, तो फ्रेंड्स नाम से ही है कि यहाँ पे सर्विस की जा रही है, तो यहाँ पे मनी की बात नहीं है, इसलिए यहाँ पे नॉट बात की गई है, नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल था, आई होप सबका यहाँ पे आंसर क्लियर होगा। नेक्स्ट है विच ऑप्शन इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिजनेस एक्टिविटी का नहीं है। ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, या फिर वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर वेजेस। तो देखिए यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्शन ये हमारा क्या है, बिजनेस एक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस एक्टिविटी है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिजनेस एक्टिविटी है। अब यहाँ पे कौन सी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो वो है ये वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर वेजेस, ठीक है, ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस। अब इसमें से कौन सी बिजनेस की करेक्टरिस्टिक है आपको ये बताने हैं, प्रोडक्शन, एक्सचेंज ऑफ और सेल, रिस्क एलिमेंट और ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स आपने करेक्टरिस्टिक अगर बिजनेस की पढ़ी है या फिर आपको मीनिंग में बताया तो आप इजीली बता सकते हैं। बिजनेस की एक्टिविटीज़ में आता है, प्रोडक्शन की बात की जाती है, एक्सचेंज और सेल की बात की जाती है, प्रॉफिट मेकिंग की बात की जाती है, ठीक है, और रिस्क एलिमेंट की बात की जाती है। बिजनेस के लिए रिस्क एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट ही रिस्क से होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता हम जो भी बिजनेस सेटअप कर रहे हैं उसमें कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा, तो रिस्क एलिमेंट को लेकर ही उसको स्टार्ट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही एलिमेंट हमारे बिजनेस करेक्टरिस्टिक में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल आर क्लासिफाइड अंडर विच इंडस्ट्री। तो आपको इंडस्ट्री बतानी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो डायरेक्ट प्रोडक्ट को बनाती है, मतलब उसमें लेयर्स नहीं होते हैं, डायरेक्ट वो आती है, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल की बात की गई है, तो फ्रेंड्स ये प्राइमरी नहीं है, इसमें क्या होता है जो हमारे शुगर केन होते हैं उससे शुगर बनाई जाती है, ठीक है। तो यानी क्या हो गया, सेकेंड प्रोसेस हो गई, सेकेंड पार्ट हो गया, इसलिए ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट होती है। अब नीचे यहाँ पे थर्ड पॉइंट दे रखा है टर्टियरी। तो फ्रेंड्स टर्टियरी का अगर हम यहाँ पे मीनिंग आपको बताएं तो टर्टियरी का मतलब होता है जब हम किसी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो सारी इंडस्ट्री हमारी टर्टियरी में आते हैं, जैसे कि तृतीयक हो गया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 जो है माध्यमिक, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री का ये पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच डज नॉट सपोर्ट ट्रेड। अब हमें वो एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी है जो कि ट्रेड को सपोर्ट नहीं करती है, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस और माइनिंग। तो फ्रेंड्स आपने ट्रेड और एड्स टू ट्रेड के बारे में पढ़ा होगा, तो एड्स टू ट्रेड यानी कि जो ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। तो देखिए उसमें था बैंकिंग था, वेयर हाउस था, इंश्योरेंस था, और साथ ही साथ उसमें और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ये सारी क्या है, हमें ट्रेड को करने में हमें हेल्प करते हैं, लेकिन माइनिंग हमारी कहीं भी हेल्प नहीं करती, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किच इसकी नहीं थी हिंदी, सॉरी, लेकिन आपको बहुत सिंपल था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इन विच ऑक्यूपेशन पीपल गेट सैलरी और वेजेस इन रिटर्न फॉर देयर वर्ल्ड। यानी कि ऐसी कौन सा ऑक्यूपेशन है जिसमें हमारी जो सैलरी है और वेजेस है वो हमारे दी जाती है और उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स सैलरी और वेजेस हम यूज़ करते हैं एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बिजनेस में हम प्रॉफिट एंड लॉस की इन टर्म यूज़ करते हैं, और प्रोफेशन में बात की जाती है चार्जेस, क्या सर्विस चार्जेस हैं, ठीक है, फीस क्या है, इन वर्ड्स की यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइटम डज नॉट कॉज एनी बिजनेस रिस्क। अब इसमें से कौन सा आइटम जो है बिजनेस रिस्क का पार्ट नहीं है। ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, इफिशिएंट मैनेजमेंट, राइट्स या फिर चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। तो फ्रेंड्स देखिए, ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी होती है तो वो बिजनेस का ही पार्ट है, क्योंकि वो बिजनेस को ही बेयर करना है। इफिशिएंट मैनेजमेंट भी बिजनेस रिस्क का ही पार्ट होता है, राइट्स भी बिजनेस रिस्क का पार्ट होता है। जबकि अगर यहाँ पे बात करें चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी की, तो ये बिजनेस रिस्क ना होकर ये पॉलिटिकल रिस्क है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच बिजनेस द सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज आर कैटेगराइज। अब किस बिजनेस के अंदर जो हमारी सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज हैं वो कैटेगराइज की जाती हैं। कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज या फिर टर्टियरी। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था, तो आप इजीली इसको बता सकते हैं। जो हमारी सपोर्ट सर्विसेज होती हैं वो हमारी किसका पार्ट होती हैं। सपोर्ट सर्विस हमारी हमेशा पार्ट होंगी यहाँ पर टर्टियरी सर्विसेज का, क्योंकि यहाँ पे सर्विस की बात करें। जबकि सेकेंडरी में हमारी जो जिसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग होती हैं, जैसे कि हमारे पेट्रोल हो गया या फिर हमारे माइनिंग हो गई, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो हमारी सेकेंडरी में आती हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट जैसे कि एग्रीकल्चर डायरेक्ट प्रोडक्ट आता है। ठीक है, और कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज हमारी वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें हम कॉमर्शियल प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हैं या फिर उनका ट्रांजेक्शन्स करते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन बिजनेस वाई इट इज़ एसेंशियल टू मेक अ प्रॉफिट। अब बिजनेस में बिजनेस प्रॉफिट बनाना क्यों जरूरी होता है। इट प्रोवाइड्स अ रिटर्न टू इन्वेस्टर, या फिर इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर फ्यूचर एक्सटेंशन, इट इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट हम इसलिए भी अर्न करते हैं या फिर कमाते हैं बिजनेस के अंदर कि ये इन्वेस्टर को रिटर्न देने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि उसी से इन्वेस्टर को रिटर्न दिया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है प्रोवाइड फंड्स फॉर फ्यूचर एक्सटेंशन। अगर हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कहीं और ब्रांच ओपन करनी है, कोई बिजनेस में हमें प्लांट लगाना है, ये सब एक्सटेंशन के लिए भी हमें प्रॉफिट की जरूरत होती है, क्योंकि अगर हमारे पास इनफ प्रॉफिट नहीं होगा तो अपने बिजनेस में हम इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे, फिर हमें फर्दर लोन लेना पड़ेगा, वो भी हमारे लिए एक रिस्क का पार्ट हो जाएगा। थर्ड है इट इंक्रीज दी रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी। ये कंपनी की ऑफ कोर्स अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, या फिर हम ईयर बाय ईयर कहें वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये रेपुटेशन इंक्रीज करेगा। उससे ये होगा इन्वेस्टर के माइंड में कि हाँ इस कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा जाता है, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब इसमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है हमें ये बताना है। द स्कोप ऑफ कॉमर्स इज नैरो देन बिजनेस, कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। थर्ड है फॉरेन ट्रेड इज परचेज एंड सेल बाय द ट्रेडर्स ऑफ द सेम कंट्री, एंड फोर्थ है ट्रेडर सर्व एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे याद रखिए फॉल्स की बात की गई है, तो देखिए फॉल्स यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे बात करें फॉरेन ट्रेड इज परचेज एंड सेल्स बाय द ट्रेडर्स ऑफ द सेम कंट्री, जबकि ऐसी बात नहीं है, ये सेम कंट्री में ट्रेड इसका नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट फंक्शन। प्लानिंग, स्टाफिंग, कोऑपरेटिंग या फिर कंट्रोलिंग। तो फ्रेंड्स आपको मैनेजरल फंक्शंस पूरे याद होंगे, देखिए कौन कौन से होते हैं, आप इनको याद कर लीजिए। पोस्ट, कॉर्ब, ठीक है, ये हमारे पोस्ट कॉर्म है, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सीओ यानी कंट्रोल, आर से होता है रिपोर्टिंग एंड बी से होता है बजटिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पे कोऑपरेटिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप एमसीक्यूज इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा आप थ्योरी पर भी फोकस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए पहले आप हिंदी में देख लीजिए, इंग्लिश में देख लीजिए इस क्वेश्चंस को। पॉलिसी फॉर्मुलेशन कम्स अंडर विच रोल। टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, ऑपरेटिंग मैनेजमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है वो किसका पार्ट होता है। तो यहाँ पर आपने ये ऑप्शंस देख लिए हैं, अब एक बार आप इस क्वेश्चंस को हिंदी में भी देख लीजिए। तो फ्रेंड्स पॉलिसी फॉर्मेशन का पार्ट जो होता है वो हमारा टॉप लेवल का काम होता है, और उस पॉलिसी फॉर्मेशन को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है और करवाना है ये मिडिल लेवल का काम होता है, और उसको किस तरह से अगर हम कहें कि बॉटम पर उसका काम करना है वो हमारा लोअर लेवल का काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ पे आंसर आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये शीर्ष स्तर के प्रबंधक यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है।
नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज। अब मैनेजमेंट हमारा किस तरह से डिफाइन किया जाता है, ये बहुत सिंपल है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सबको पता होगा। इसका जो आंसर है वो होगा सी, बोथ आर्ट एंड साइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो मेंशन आइटम डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन। अब इसमें से कौन सा स्केलर चेन को फॉलो नहीं करता है? तो फंक्शनल, डिविजनल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो देख, फंक्शनल जो होता है वो फंक्शन के बेसिस पे काम करता है, डिविजनल हमारा डिवीजन के बेसिस पे काम करता है, जिस हिसाब से हमने अपने बिजनेस का डिवीजन किया है, और फॉर्मल हमारा फॉर्मली वर्क करता है। जबकि यहाँ पे स्केलर चेन जो नहीं फॉलो करता है वो है ऑप्शन डी, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये है हमारा यहाँ का प्रैक्टिस सेट। आई तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।